वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 8वां। पाठ का नाम है कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ इस पाठ के ऊपर। उसके अंदर मैंने बताया है कोशिका किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहा जाता है और ऊतक संवर्धन प्रक्रिया कैसे होती है, ऊतक का संवर्धन किस प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ हमने कोशिका विज्ञान और मूल कोशिका किसे कहा जाता है, मूल कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा की है उस वीडियो के अंदर। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स मूल कोशिका संशोधन। उसके अंदर दो प्रकार से हम लोग देखने वाले कि मूल कोशिका कहाँ कहाँ पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे अंग प्रत्यारोपण क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंग दान और देहदान। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है मूल कोशिका संशोधन। स्टूडेंट्स, मूल कोशिका के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि मूल कोशिका इस ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा सजीव पूरा अंग विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब पूरे सजीव, अगर कोई भी अंग शरीर का खराब होता है या अकार्यक्षम होता है तो मूल कोशिका के अंदर इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि वो पूरा सजीव या पूरा वो अंग तैयार कर सकता है। तो मूल कोशिकाएं जो होती है दो प्रकार की होती है, भ्रूणी मूल कोशिका और वयस्क मूल कोशिका। इसमें भ्रूणी मूल कोशिका किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। सभी को मालूम है जो फलन प्रक्रिया होती है तो फलन प्रक्रिया में स्त्री से क्या आता है, डिंब आता है, और पुरुष से क्या आता है, शुक्राणु आता है। जब इनका फलन होता है, फलन होने के बाद इनका क्या बनता है स्टूडेंट, जायगोट बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अगुणित होते हैं, क्या होते हैं, अगुणित होता है, और ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। और बाद में इनका मिलन होने के बाद, मतलब फलन होने के बाद द्विगुणित अंड कोशिका तैयार हो जाती है। ठीक है, और बाद में इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इससे दो कोशिकाएं तैयार होती है, फिर इससे 4 कोशिकाएं तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब 16 कोशिकाएं तैयार हो जाती है स्टूडेंट्स, कितनी कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी, 16 कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी। तो इसको जब 4 कोशिका तैयार होती है तो उसे कहा जाता है मोरूला। क्या कहा जाते हैं, इस स्टेज को कहेंगे मोरूला। ठीक है, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मोरूला कहेंगे। और बाद में जब इसका विभाजन होगा, ठीक है, तीसरे और 5वें दिन पे फलन प्रक्रिया के बाद, तीसरे और 5वें दिन के बाद जब इसका वापस से क्या होगा, विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इसके बाद जाके 8 कोशिका बनेगी। और 8 कोशिका को क्या कहा जाएगा, एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, 8 कोशिका को एम्ब्रियोब्लास्ट। और बाद में तीसरे दिन उसका क्या तैयार हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरह की रचना तैयार हो जाएगी, जो रचना मैं बना रहा हूँ देखो ध्यान से। इस तरह की कोशिका तैयार हो जाएंगी और यहाँ पर आप लोग को अलग अलग आपको क्या दिखेगा, एम्ब्रियो दिखेगा। इसे क्या कहा जाएगा, यह जो है ये मूल कोशिका है। क्या है ये, मूल कोशिका है। इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं ये सारी की सारी क्या है, मूल कोशिकाएं। और इसी मूल कोशिका के अंदर इतना ज्यादा संभावना होती है पूरा सजीव विकसित कर सकता है, इतनी इसकी क्षमता पाई जाती है। और जो ये आपको साइड में दिख रहा है इसे कहा जाता है प्लासेंटा। ठीक है ना, इससे क्या तैयार होगा, प्लासेंटा। आप लोग देखते हो जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसकी नाड़ी जो होती है वो माता की नाड़ी से क्या आती है, जुड़ी होती है। तो इसी से उसका निर्माण होता है, बराबर। और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टोसाइट कहते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग मूल कोशिकाएं हैं वे अलग अलग मूल कोशिकाएं अलग अलग अंग का निर्माण करेंगी। कोई मूल कोशिका नर्वस सिस्टम का निर्माण करेंगी, कोई का लीवर का निर्माण करेंगी, कोई हृदय का निर्माण करेंगी, कोई हाथ का निर्माण करेंगी। तो अलग अलग जो यहाँ पर मूल कोशिकाएं हैं वे अलग अलग अंग का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट जो खाली जगह दिख रही है इसके अंदर द्रव भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा, द्रव, जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं रहेंगी उन सब को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, उन सभी को कहा जाएगा भ्रूणीय मूल कोशिका। क्या कहेंगे, भ्रूणीय मूल कोशिका। और आगे जाके इसी भ्रूणीय मूल कोशिका से अलग अलग अंग तैयार हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। एक सोमेटिक सेल होता है और एक स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल मतलब मूल कोशिका। और स्टूडेंट जो सोमेटिक सेल होता है, ये सोमेटिक सेल के अंदर ऐसी कोई भी क्षमता नहीं होती कि आगे जाके अलग अलग कोशिकाएं तैयार कर सके। ठीक है, वो अलग अलग किसी एक काम के लिए निर्धारित होती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कोशिका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। स्टूडेंट्स, ये कब पाया जाएगा, जब बच्चे का फलन होता है। ठीक है ना, जब शुक्राणु और डिंब का फलन होता है तो फलन होने के बाद तीसरे और चौथे दिन बाद ब्लास्टोसाइट का निर्माण होता है, जिसके अंदर आपको मालूम है कि क्या पाया जाएगा, जिसके अंदर आपको एम्ब्रियोनिक सेल पाया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया किस प्रकार की क्षमता होती है, अलग अलग अंग विकसित कर सकता है। ठीक है,
और इसको पढ़ते हैं और अच्छे से और ज़्यादा समझने में हमको मिलेगा। फलन के पश्चात फलित डिंब का विभाजन होने लगता है, अर्धसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है तथा इसका रूपांतर भ्रूण में हो जाता है। इसका रूपांतर किस में हो जाएगा? भ्रूण में हो जाएगा। इस भ्रूण कोशिका का पुनः विभाजन और विभेदन होता है, उसका बार बार क्या होता है? विभाजन और विभेदन होना शुरू हो जाएगा। गर्भधारण के बाद 14 दिन से कोशिका विभेदन की शुरुआत होती है। जब गर्भधारण हो जाता है तो 14 दिन के बाद उसका विभेदन शुरू हो जाता है, मतलब अलग अलग अंग बनना शुरू हो जाता है। 14वें दिन के बाद अलग अलग अंग बनना शुरू हो जाता है। इसको याद रखिए, 14 दिन के पहले कोई भी अंग बनता नहीं है। 14 दिन से पहले सिर्फ विभाजन होते जाते हैं और वहां पर आप लोगों को एम्ब्रियोनिक सेल तैयार होकर मिलेगा, स्टेम सेल, मतलब भ्रूणीय मूल कोशिका तैयार होकर मिलेगी। वो अलग अलग कोशिका अलग अलग अंगों को तैयार करने में क्या करेंगी? मदद करेंगी। मतलब 14 दिन के पहले कोई भी अंग का निर्माण नहीं होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये आगे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। विशेषीकरण की वजह से अस्थि कोशिका, यकृत कोशिका, चेता कोशिका आदि विभिन्न कोशिकाएं निर्मित होती हैं। बराबर, जो मूल कोशिकाएं होती है, भ्रूणीय मूल कोशिकाएं, इसी मूल कोशिका के विश्लेषीकरण होने की वजह से जब उसका ब्लास्टोसाइट तैयार हो जाएगा तो उसी कोशिका की वजह से अस्थि कोशिका तैयार होगी, यकृत कोशिका और चेता कोशिका, अलग अलग कोशिकाएं तैयार होंगी। शरीर में लगभग 220 कोशिकाएं होती है स्टूडेंट्स, मानव शरीर में लगभग 220 कोशिकाएं होती हैं और ये 220 की 20 कोशिकाओं तैयार करने का काम कौन करता है? भ्रूणीय मूल कोशिका करती है। इतना समझा आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसा विशेषीकरण आरंभ में होने से पहले इन भ्रूण कोशिकाओं का मूल कोशिका कहते हैं। मतलब भ्रूणी कोशिका का विशेषीकरण होने से पहले, विशेषीकरण मतलब किसी भी अंग निर्माण होने से पहले उसे मूल कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में 220 प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिका अर्थात भ्रूण मूल कोशिका से जन्म लेती है। मतलब मानव शरीर में जो 220 कोशिकाएं हैं वे सभी की सभी 220 कोशिकाएं किससे जन्म लेती है? मूल कोशिकाओं से तैयार होती है भ्रूणीय मूल कोशिका। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा भ्रूणीय मूल कोशिका किसे कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, मूल कोशिका यह अविभेदित प्राथमिक स्वरूप की स्वयं प्रकृति पुनरावृत्ति करती है। जो मूल कोशिका होती है वो खुद की पुनरावृत्ति तैयार करती है, मतलब खुद का ही दो अलग अलग कोशिका तैयार कर लेगी अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद। मूल कोशिका इसी गुणधर्म को बहुविधता कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? प्लूरिपोटेंसी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग कोशिकाएं तैयार करने की क्षमता पाई जाती है। जो 220 कोशिकाएं उनको तैयार करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। 14वें दिन से कोशिका में विशेषीकरण शुरू होने से पहले, मतलब विशेषीकरण शुरू होने से पहले मतलब अंग का निर्माण होने से पहले, क्योंकि आपको मालूम विभाजन के 14 दिन मतलब फलन के 14 दिन के बाद अलग अलग अंग बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या कहा जाता है? विशेषीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषीकरण कहा जाता है। लेकिन विशेषीकरण शुरू होने से पहले 5वें या 7वें दिन अगर इन मूल कोशिकाओं को निकालकर उन्हें प्रयोगशाला में वृद्धि की जाए तो, अगर हम लोग विशेषीकरण शुरू होने से पहले अगर उन कोशिकाओं को गर्भाशय से निकाल दिया जाए, माता गर्भाशय से निकाल दिया जाए, तो पूरा का पूरा सजीव हम लोग प्रयोगशाला में विकसित कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी कोशिका अनुपयोगी रहेगी या जो भी कोशिका अकार्यक्षम रहेगी उन कोशिकाओं का बदली भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को मालूम है बहुत सारे जनुकीय विकार होते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्वालिफाइड सिंड्रोम, इस तरह के बहुत सारे जनुकीय विकार होते हैं। तो 5 से लेकर 7 दिन के अंदर यदि हम लोग उस कोशिका को निकाल लिए तो हम लोग इन विकार को, इन जो जनुकीय विकार है उनको हम लोग दूर कर सकते हैं। मतलब आने वाला जो शिशु रहेगा उसके अंदर इस तरह की कोई भी समस्या पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी। चलिए, तो आपने 6वां पॉइंट समझ लिया कि 14 दिन से पहले विशेषीकरण शुरू होने से पहले यदि 5वें 7वें दिन हम लोग निकाल लें तो प्रयोगशाला में हम लोग उसकी वृद्धि कर सकते हैं। मतलब प्रयोगशाला में पूरा सजीव तैयार किया जा सकता है, अर्थात पूरा अंग हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब वो तैयार कैसे होगा? तो वो जो मूल कोशिका हमने निकाली है 5वें और 7वें दिन, ठीक है, उसको विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत दिए गए तो उन संकेतों के अनुसार उनका रूपांतरण इच्छित कोशिका में हो सकता है। अगर उसको जैव रासायनिक संकेत दिया जाए तो हम लोग जैव रासायनिक संकेत देने के बाद उसको हम लोग मनचाही कोशिका में उसका रूपांतरण कर सकते हैं। उनसे ऊतकों में और फिर अंगों में हो सकता है, ऐसा दिखाई दिया है। ठीक है, बाद में हम लोग इच्छित कोशिका का रूपांतरण कर सकते हैं और इच्छित कोशिका से हम लोग मनचाहे ऊतक का निर्माण कर सकते हैं और बाद में उन्हीं ऊतकों का उपयोग करके हम लोग अंग का निर्माण कर सकते हैं। जब हम लोग अंग का निर्माण कर सकते हैं पूरा सजीव हम लोग निर्माण कर सकते हैं सिर्फ एक मूल कोशिका का उपयोग करके। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया कि आप लोगों को, तो यह समझ लिया आप लोग ने कि भ्रूणीय मूल कोशिका किसे कहते हैं और उसका काम क्या है, उसका महत्व आपने समझ लिया है। तो चलिए अब समझते हैं कि वयस्क मूल कोशिका किसे कहा जाता है। मूल कोशिका प्रकार है वयस्क या प्रौढ़ मूल कोशिका, एडल्ट स्टेम सेल। मतलब यह जो
मूल कोशिका पाई जाएगी, ये बच्चे के जन्म लेने के बाद उसके शरीर में से मूल कोशिका तैयार की जाती है या प्राप्त की जाती है। तो 3 जगहों से प्राप्त की जा सकती है। तो अस्थि मज्जा मतलब जो हड्डियां रहेंगी उस हड्डियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है, ठीक है ना। उस हड्डियों के अंदर आपको रेड बोन मैरो मिलेगा, उसके अंदर से आप लोग निकाल सकते हो या तो एडिपोज या तो लिपिड ऊतक, ठीक है ना। एडिपोज ऊतक या तो लिपिड ऊतक। ये ऊतक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऊतक जो होते हैं आपको फैटी एसिड आप लोग जानते हो, ठीक है ना, वसा सेल उसमें पाए जाते हैं। इनका जो आकार होता है वो गोल होता है और कभी कभी ये अंडाकार भी दिखाई देते हैं। और ये जो एडिपोज जो ऊतक है वो पाए कहाँ जाते हैं, त्वचा के आंतरिक भाग में, या तो हमारे शरीर में जो 2 अंगक है वो 2 अंगक के भीतर मतलब 2 अंगक के बीच में एडिपोज ऊतक पाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एडिपोज ऊतक है वो हमारे शरीर में तापमान से, हमारे शरीर को तापमान नियंत्रित करने से क्या करता है, मदद करता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में रक्त में भी हम लोग मूल कोशिका प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जन्म के पश्चात तुरंत नाल प्लासेंटा, मैंने बताया था ऊपर, देखा था आप लोगों ने ना कि जो ब्लास्टोसिस्ट बताया था ऊपर का जो कवर था उससे मैंने बताया था कि प्लासेंटा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो तुरंत नाल से रक्त मूल कोशिका हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो नाल रहेगा, प्लासेंटा रहेगा, उसके अंदर जो रक्त रहेगा उससे भी हम लोग मूल कोशिका प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि मूल कोशिका का उपयोग क्या है, कि मूल कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने समझा कि मूल कोशिका क्या होती है, मूल कोशिका कहाँ पाई जाती है, मूल कोशिका प्रकार हमने देखा। अब समझ लेते हैं कि ये सारी मूल कोशिका का उपयोग होता कहाँ पर है। कोशिका का जो उपयोग है 2 चीजों में किया जाता है। पहला पुनर्जीवित उपचार में, मतलब यदि किसी अंग का, यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए या कहीं घाव लग जाए तो उसको वापस से ठीक करने के लिए उन ऊतकों को, अगर कोई ऊतक खराब हो जाता है, कोई ऊतक डैमेज हो जाता है, कोई कोशिका खराब हो जाती है तो उन ऊतकों को सही करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए मूल कोशिका का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ अंग प्रत्यारोपण का उपयोग, मतलब अंग प्रत्यारोपण भी मूल कोशिका का इस्तेमाल किया जाता है। अब अंग प्रत्यारोपण क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी आपने देखा हो किसी व्यक्ति के शरीर में जो होता है, एक किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, किडनी कार्य क्षमता क्या होती है, खराब हो जाती है, तो वो व्यक्ति दूसरी किडनी लगवा सकता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंग प्रत्यारोपण बोलेंगे। मतलब किसी शरीर का, किसी व्यक्ति के शरीर को कोई एक अंग अगर खराब हो जाए तो उस अंग को निकाल कर वहां पर अच्छा अंग हम लोग लगा सकते हैं। ये साइंस ने तरक्की की है। तो ये अंग प्रत्यारोपण में भी मतलब मूल कोशिका का उपयोग किया जाता है। उसी मूल कोशिका का उपयोग करके प्रयोगशाला में उसी अंग को हम लोग विकसित कर सकते हैं। जो भी अंग है, हृदय हो गया या तो आप लोग बोल सकते हो मूत्रपिंड हो गया, मूत्रपिंड मतलब किडनी, और स्वादुपिंड हो गया, यकृत हो गया, फेफड़े हो गए, त्वचा हो गए, इन सभी का निर्माण हम लोग मूल कोशिका का उपयोग करके हम लोग प्रयोगशाला में निर्मित कर सकते हैं। और बाद में जब कभी वो अंग खराब हो जाएगा तो हम लोग अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करके भी हम लोग उसका कर सकते हैं। चलिए पहले देख लेते सेल थेरेपी क्या होती है। मधुमेह, हृदय रोग का झटका। हृदय रोग में स्टूडेंट्स 3 फेज होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो हृदय में 3 फेज होते हैं और वो तीनों फेज जब उड़ जाते हैं तो हृदय का झटका आता है। अल्जाइमर रोग, कंपपात, पार्किंसन का रोग आदि ये कारण निष्क्रिय ऊतकों को बदलने के लिए मूल कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी ऊतक निष्क्रिय हो गए, मतलब जो ऊतक खराब हो चुके हैं, तो उन ऊतकों को बदलने के लिए मूल कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। अनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, ये रक्त की वजह से होने वाली बीमारी है। अगर रक्त के शेप में, अगर रक्त के आकार में कुछ भी परिवर्तन आता है तो एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया ये जैसे रोग हो सकते हैं। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मूल कोशिका का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझा कि आप लोगों को। चलिए अब देख लेते हैं यकृत किडनी अंग निष्क्रिय होने के बाद, जैसे बहुत लोगों का, व्यक्ति का यकृत निष्क्रिय हो जाता है, बहुत लोगों का किडनी निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को मूल कोशिका से वे अंग बनाकर उनका प्रत्यारोपण किया जाता है और मूल कोशिका का उपयोग किया जाएगा। और उस मूल कोशिका से वो अंग तैयार हो जाएगा। जब वो अंग प्रयोगशाला में तैयार हो जाएगा एक निर्जुक्त वातावरण में, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति के शरीर में वह नई किडनी जो प्रयोगशाला में तैयार की गई वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, प्रत्यारोपण किया जाएगा और व्यक्ति अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स अंग प्रत्यारोपण। तो आपने यह समझा कि मूल कोशिका का उपयोग हम लोग अंग प्रत्यारोपण में कर सकते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि कौन कौन से अंगों का हम लोग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं कि मूल कोशिका से क्या क्या तैयार किया जाता है। जैसे चेता कोशिका हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये
आंत में पाई जाने वाली कोशिकाएं, ये कोशिका अलग अलग कोशिका हम लोग तैयार कर सकते हैं। उन कोशिकाओं से बाद में क्या तैयार होगा, ऊतक तैयार होगा और बाद में क्या तैयार हो जाएगा, अंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मूल कोशिका में स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है और अलग अलग कोशिका हम लोग तैयार कर सकते हैं मूल कोशिका। और बाद में ये अंग जब तैयार हो जाएगा, ये जो यकृत है या जो हृदय है या तो जो हाथ है या मस्तिष्क है, ये जब अंग तैयार हो जाएगा तो इस अंग को जिस व्यक्ति को चाहिए उस व्यक्ति को प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंग बढ़ती आयु, दुर्घटना, रोग, बीमारी आदि कारणों से निष्क्रिय हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मनुष्य के जो अंग होते हैं वो बढ़ती आयु की वजह से या दुर्घटना की वजह से या रोग की वजह से, बीमारी की वजह से क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाते हैं। कि दुर्घटना हो गई, बीमारी हो गई तो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में उस संबंधित व्यक्ति को जीवन जीना असह्य हो जाता है, उसके जीवन को धोखा निर्माण हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसका कोई अंग खराब हो जाए, कोई अंग काम करना बंद हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को जीना बहुत आसान नहीं होता, मतलब असह्य हो जाता है। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आवश्यक अंग प्राप्त हो गया तो उसका जीवन सुसह्य हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का कोई अंग खराब हो गया है, अगर उसको वह अंग मिल जाए तो वह नॉर्मल जीवन जी सकता है। अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगदाता उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण तो आपने समझ लिया कि भाई अंग प्रत्यारोपण हो सकता है, लेकिन अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगदाता होना जरूरी है जो अंग को दान करेगा। हर व्यक्ति वृक्क की एक जोड़ी होती है, हर व्यक्ति के शरीर में किडनी की एक जोड़ी होती है। एक किडनी की सहायता से शरीर के उत्सर्जन कार्य चल सकता है। अगर उस व्यक्ति के शरीर में एक किडनी बहुत अच्छी है तो उस व्यक्ति के शरीर में एक किडनी के माध्यम से वो जीवन जी सकता है, दूसरी किडनी वो दान कर सकता है। एक किडनी के हिसाब से वो जीवन जी सकता है और बाकी दूसरी किडनी वो दान कर सकता है। आगे देखते हैं, अंग प्रत्यारोपण के समय दाता और जरूरतमंद, जो दाता है जो अंग दे रहा है वह और जो अंग ले रहा है, दोनों का रक्त समूह चेक किया जाता है। दोनों कोई रोग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, किसी तरह की व्याधि तो नहीं है, आयु दोनों की कितनी है। ठीक है, आयु के हिसाब से भी पता लगाया जा सकता है कि उसका अंग कितना पुराना हुआ है। ठीक है, आदि कई लक्षणों पर ध्यान रखना पड़ता है। किडनी त्वचा प्रत्यारोपण करने के लिए अंग दान करने वाले व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है। यदि किडनी का प्रत्यारोपण करना है या तो त्वचा का प्रत्यारोपण, आप लोग देखा होगा, ठीक है ना, स्क्रीन ट्रांसप्लांटेशन देखा होगा, ठीक है ना, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी नाम का ऑप्शन आपने सुना होगा। ठीक है, ये करने के लिए उस व्यक्ति का जीवित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन यदि आपको यकृत का ट्रांसप्लांट करवाना है, हृदय का कराना है, नेत्र का कराना है तो ये मरने के बाद ही होगा। जो अंगदाता है उसके मरने के बाद ही यह हो सकता है। इसी से मरणोपरांत देहदान और अंगदान जैसी संकल्पना आई है और इसी को ध्यान में रखते हुए देहदान और अंगदान ये संकल्पना सामने आई किसी व्यक्ति के मरने के बाद। आज ये संकल्पना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति मरने के बाद अपना पूरा का पूरा शरीर दान दे सकता है। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति के शरीर में जो भी आवश्यक अंग है यदि वो कार्यक्षम है तो अगर कार्यक्षम है तो उनको दूसरे व्यक्ति के अंदर लगा कर उस व्यक्ति को जीवन दान दिया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ उस अंग का उपयोग करके वे लोग प्रयोगशाला में अलग अलग रिसर्च के लिए उपयोग कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग अलग अलग रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जिसको पोस्टमार्टम नाम का एक शब्द आपने सुना होगा, तो उसकी ही बात कर रहा हूं मैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा अंगदान और देहदान। तो अंगदान और देहदान मतलब समझ में आता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से अंगों का हम लोग दान कर सकते हैं। तो हृदय का दान किया जा सकता है। स्वादुपिंड स्टूडेंट्स हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जो हार्मोन्स होते हैं अलग अलग हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, लैंगिक हार्मोन जो भी होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है ना, इन सभी हार्मोन का निर्माण स्वादुपिंड कहते हैं। यकृत का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, और किडनी आपने सुना है, त्वचा, फिर उसके बाद हड्डी, फिर फेफड़े, फिर आंख, इन सब का हम लोग दान कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको समझ में यह आ गया कि हम लोग कौन कौन से अंगों को दान कर सकते हैं। तो अभी पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। परंपराओं के अनुसार, पुरानी परंपराओं के अनुसार जब मानव की मृत्यु हो जाती थी, जो उसका पार्थिव शरीर रहता था उसकी अंत विधि करके निष्कासन किया जाता था। ठीक है, पुरानी परंपरा के हिसाब से देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो पार्थिव शरीर रहता है उसका अंत संस्कार कर दिया जाता है, जला के हम मिट्टी में दफना के उसका अंत संस्कार किया जाता है। लेकिन जो अंग रहेगा उसके शरीर में उसका वो लोग उपयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या कहता है, पोस्टमार्टम के हिसाब से उस व्यक्ति के शरीर में मतलब जो पार्थिव शरीर उसके मरने के बाद कुछ समय तक वो अंग जो होते हैं वो कार्यशील होते हैं।
तो उन अंगों को निकाल लिया जाता है, जिससे किसी आवश्यक व्यक्ति को, जिसको आवश्यक है, उसको दे दिया जाता है। विज्ञान में हुई प्रगति के आधार पर ऐसा पता चलता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थिति में मृत शरीर के कई अंग मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक क्रियाशील रहते हैं। विज्ञान ने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है कि आज ऐसा परिस्थिति निर्माण हो चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद भी उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो क्रियाशील होते हैं, कार्य करने योग्य होते हैं। ऐसे अंगों को दूसरे जरूरतमंद मानव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और ऐसे अंगों को दूसरे जिसको जरूरत है उनके लिए हम लोग उपयोग ला सकते हैं। ऐसा पता चलने से देहदान और अंगदान संकल्पना सामने आई है। जब ऐसा पता चला कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका वापस से उपयोग किया जा सकता है, और इसको ध्यान में रखते हुए अंगदान और देहदान नाम की संकल्पना सबके सामने आई है। हमारे मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का उपयोग अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को हो और उसके कारण उनका जीवन सुसह हो, जीवन दान मिले, ऐसा उदात्त हेतु अंग और शरीर दान इस संकल्पना में है। सही बात है। मृत्यु के पश्चात जो हमारा अंग है वो जरूरतमंद व्यक्ति को मिलना चाहिए, ताकि उनका जो जीवन है वो सुसह हो सके और वो लोग अच्छे से जीवन जी सके। इसके हेतु अंगदान और शरीर दान ऐसी संकल्पना सामने आई है। अब आगे देखते हैं। विषय में हमारे देश में काफी जागरूकता उत्पन्न हुई है। लोग मरणोपरांत देहदान करने लगे। इस विषय में मतलब देहदान और रक्तदान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन देहदान, शरीर दान, इसके विषय में हमारे देश में बहुत जागरूकता फैली है। और आज बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो मरने के बाद अपने शरीर को दान दे देते हैं। उनका जो भी उपयोगी घटक रहेगा, उपयोगी अंग रहेगा, वो दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है। अंगदान, देहदान के कारण अनेक लोगों को प्राण बचाने में मदद मिली है। अंध व्यक्ति को दृष्टि मिल जाती है। अंधे को क्या मिल जाएगा? दृष्टि। क्योंकि अंधे व्यक्ति को अगर नेत्र मिल जाए तो उसकी दृष्टि मिल जाएगी। यकृत, किडनी, हृदय के वाल्व। अब मैंने स्टूडेंट्स ऊपर वीडियो में बताया कि जब हार्ट अटैक आता है, हृदय का दौरा आता है, ठीक है, उसके अंदर 3 वाल्व होते हैं। हृदय कितने वाल्व होते हैं? 3। तो 3 अटैक आने के बाद कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। वो वाल्व को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक बार हार्ट अटैक आ गया, उसका एक वाल्व निकल गया, तो उसका भी ट्रांसप्लांटेशन होता है। त्वचा, ऐसे अनेक अंगों का दान जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में सुसह किया जा सकता है। उसी प्रकार देह दान करने से चिकित्सा, अध्ययन और संशोधन करने के लिए शरीर उपलब्ध होता है। चिकित्सा, संशोधन या रिसर्च करने के लिए, साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए भी उसका शरीर उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट लोग उसका शरीर का उपयोग करके अलग अलग रिसर्च करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन है कि जीते जीते नित्य रक्तदान और जाते जाते देहदान। इस लाइन के अंदर बहुत अच्छी बातें छुपी हुई है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो रक्तदान कर सकता है, लेकिन व्यक्ति जब मर जाए तो वो देहदान कर सकता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को उसका फायदा हो और वह व्यक्ति अपना जीवन एकदम सुचारू रूप से जी सके। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही देखना हमको। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है इसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कहीं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी वीडियो देखने से चूके ना। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।